हेलो, आई एम डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज हम लोग थ्योरी ऑफ कॉस्ट में देखेंगे वाई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ यू शेप्ड। शॉर्ट रन में हम लोगों का एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो यू शेप का क्यों होता है। तो इसका 3 कारण है यू शेप के आकार का होने का। पहला कारण है रिलेशन बिटवीन एएफसी एंड एवीसी। एएफसी यहाँ मेरा डिनोट करता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवीसी मेरा डिनोट करता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और थर्ड है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण। तो ये 3 कारण है जिस कारण से हम लोगों का एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का होता है। अब इस तीनों को सेपरेटली हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कारण हम लोगों का जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो यू शेप का होता है। हम लोग जानते हैं कि एवरेज कॉस्ट जो होता है वो इस इक्वल टू होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसलिए इन दोनों के कारण हम लोग बोलते हैं कि एवरेज कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हम लोग ग्राफ में देखते हैं। हम लोग ग्राफ में क्या देखते हैं कि हम लोग का जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो नीचे की ओर जा रहा है। नीचे की ओर जाने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम लोगों का क्वांटिटी और प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोगों का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कॉस्ट गिर रहा है। और वहीं हम लोग अगर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व को देखते हैं तो ये भी यू शेप का होता है जो कि पॉइंट एस तक नीचे जाता है। लेकिन पॉइंट एस के बाद फिर वो जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं वो बढ़ता चला जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले हम लोगों का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नीचे जा रहा है और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी नीचे जा रहा है जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो उस कारण से क्या होता है, पहले हम लोगों का एवरेज कॉस्ट नीचे की ओर गिरता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एवरेज कॉस्ट कहाँ तक नीचे जा रहा है, पॉइंट टी तक जा रहा है नीचे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रहा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कारण मेरा प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कारण मेरा जो कॉस्ट है वो नीचे जा रहा है। और फिर पॉइंट एस के बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, ये मेरा बढ़ता चला जा रहा है। तो पॉइंट टी तक जो है हम लोगों का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है एवरेज कॉस्ट पर, और इस पॉइंट टी के बाद हम लोगों का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा मजबूती से ऊपर बढ़ता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के और कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है एवरेज कॉस्ट के। इसलिए पॉइंट टी के बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा प्रभावी हो जाता है और एवरेज कॉस्ट को वो ऊपर की ओर ले जाने लगता है। इसलिए हम लोगों का एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज फॉलिंग थ्रू आउट द कर्व। आप देख रहे हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का नीचे की ओर जा रहा है, बट एवीसी स्टार्ट राइजिंग आफ्टर एस। पहले ये भी नीचे की ओर गिरता है लेकिन फिर उसके बाद पॉइंट एस के बाद ये भी ऊपर की ओर जाने लगता है। बोथ एएफसी एंड एवीसी इज फॉलिंग, एसी ऑल्सो फॉल्स। अब जब मेरा दोनों कॉस्ट नीचे गिर रहा है, जब हम लोग जान रहे हैं कि ये सम है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, तो जब दोनों नीचे की ओर गिरेगा तो इसका मतलब है कि एवरेज कॉस्ट भी मेरा नीचे गिरेगा। फिर है कि टिल पॉइंट टी ऑन एसी कर्व। आप देखिए यहाँ एसी कर्व पे पॉइंट टी दिया हुआ है, इट इज़ फॉलिंग, एसी मेरा नीचे की ओर जा रहा है। तो फॉल इन एएफसी कर्व इज हैविंग मोर इम्पैक्ट ऑन एसी कर्व देन एवीसी कर्व। मतलब पॉइंट टी तक ये जब तक नीचे गिर रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ज़्यादा इम्पैक्ट है एवरेज कॉस्ट पे, ये ज़्यादा प्रभावी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ तक बढ़ रहा है लेकिन इतने दूर तक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो गिर रहा है, वो जो कम हो रहा है, वो ज़्यादा प्रभावी रूप से ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। वही आफ्टर पॉइंट टी क्या हो जाता है, आफ्टर पॉइंट टी इसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है एवरेज कॉस्ट पर और एवरेज कॉस्ट फिर वो ऊपर की ओर जाने लगता है। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट पॉइंट टी पर जो है मिनिमम पॉइंट पे है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट एस पर है। अब हम लोग जब ये सारे ग्राफ को एक साथ देखते हैं तो इससे एक चीज़ और निकल के आती है कि जो हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट होता है, ये मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को
और एवरेज कॉस्ट को, दोनों को उसके मिनिमम पॉइंट पर काटता है। MC कट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम, ये याद रखने के लिए है। अब है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का एक आपका कंसेप्ट है। देखिए, इन शॉर्ट रन व्हेन प्रोडक्शन इज डन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स, देन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज फॉलोड। क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? ये आपका शॉर्ट रन का कंसेप्ट है जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं कॉम्बिनेशन फिक्स्ड फैक्टर्स के और वेरिएबल फैक्टर्स के, और हम लोग जानते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर जो होगा वो केवल शॉर्ट रन में होता है। अब ये लॉ जो है हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट या लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट या इंक्रीजिंग रिटर्न्स? हम लोग लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स को समझते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का क्या मतलब हुआ कि हम लोग अगर मान लीजिए इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, अगर मान लीजिए इनपुट x है और आउटपुट y आ रहा है, अगर हम इनपुट को डबल कर दें और आउटपुट में डबल से ज़्यादा अगर आउटपुट आ रहा है तो हम लोग इसको कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न है। और यहीं पर हम लोग का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट भी काम करता है। इस किस तरह से काम करता है कि हम लोग जितना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जितना आउटपुट बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से मेरा कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है, उस हिसाब से कॉस्ट मेरा कम बढ़ रहा है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स होता है कि मान लीजिए कि अगर हम आउटपुट को डबल किए और मेरा इनपुट को डबल किया और आउटपुट भी अगर डबल ही होता है, मतलब सेम होता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये कांस्टेंट रिटर्न्स का बात है। या अगर हम लोग कांस्टेंट कॉस्ट में अगर बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग जितना आउटपुट को बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट भी मेरा उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। फिर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट में क्या होता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट में होगा कि हम लोग आउटपुट में जितना बढ़ा रहे हैं आउटपुट को, उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है। मान लीजिए आउटपुट को अगर हम डबल कर दिए तो मेरा जो कॉस्ट है वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। और ये तीनों जो होता है इसको हम लोग जब साथ में मिलाकर बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इस कारण से हम लोगों का जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो पहले नीचे की ओर जाता है। नीचे की ओर क्यों जाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, मेरा कॉस्ट गिर रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। किस कारण से? लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट के कारण। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम आगे प्रोडक्शन करते हैं क्या होता है, मेरा आउटपुट बढ़ाते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट काम करने लगता है, तो फिर मेरा कॉस्ट ऊपर जाने लगता है। इसीलिए मेरा ये यू शेप्ड का हो जाता है एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है। अब थर्ड है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात हुई थी, तो यहाँ पर प्रोफेसर चैम्बरलिन जो है वो कहते हैं कि एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप होने का मेन जो कारण है वो है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, इससे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आप सीधा इस तरह से समझिए कि जब भी कोई फर्म अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती है, अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाती है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ उसको एडवांटेज भी मिलता है। तो वो जो एडवांटेज उसको मिलता है वो आपके एवरेज कॉस्ट नीचे गिरने के रूप में जो मिलता है उसको हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहेंगे। ठीक है। अब दो तरह का इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है हम लोगों को, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? ये जो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किए थे एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बीच में, वो आपका मार्शल किए थे। अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैपन बिकॉज ऑफ लार्जर चेंजेस विद इन द इंडस्ट्री, सो व्हेन इंडस्ट्री ग्रोज द एवरेज कॉस्ट ड्रॉप्स। अब देखिए, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग कहेंगे जब
इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहा है। हम लोग फर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्री, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए लोकेशन, यहाँ पर दिया हुआ है आपका लोकेशन का बेनिफिट। लोकेशन के बेनिफिट का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई एक आपका रियल इस्टेट डेवलप होता है कहीं पर, एक बड़ा सा कोई अपार्टमेंट, एक सोसाइटी पूरा का पूरा बसता है, या मान लीजिए एनटीपीसी अगर इस्टेब्लिश होती है किसी जगह पर, तो इस कारण से क्या होता है, वहाँ पर आपका रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे का डेवलपमेंट होने लगता है। इस कारण से जो फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का फ़ायदा हो जाएगा। ये सब जो फ़ायदा होता है उस कंपनी को, उस इंडस्ट्री को, तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। या हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लें, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में एक नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हुआ, तो नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हुआ तो क्या होता है कि फिर सारी इंडस्ट्री उसको फॉलो करने लगती है और वो ज़्यादा कॉस्ट को नीचे गिराने लगती है, अपना उसका एवरेज कॉस्ट नीचे जाने लगता है। अब इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है जब खुद की इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस के कारण जब एफिशिएंसी बढ़ जाता है, इंक्रीज इन इट्स एफिशिएंसी हो जाता है, तो हम लोग का एवरेज कॉस्ट गिर जाता है। अब मान लीजिए क्या हो सकता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे मान लीजिए हम लोग अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिए हैं, ठीक है, पहले हम लोग 100 क्विंटल का प्रोडक्शन करते थे किसी सामान का, अब हम लोग 10,000 क्विंटल प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, हम लोग को रॉ मटेरियल जो होगा, वो रॉ मटेरियल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल अब हम लोग ज़्यादा बल्क में ख़रीदेंगे। तो जब ज़्यादा बल्क में ख़रीदेंगे तो क्या होगा कि हम लोग अब उस पर डिस्काउंट ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा डिस्काउंट मांग सकते हैं। तो ज़्यादा डिस्काउंट जब मांगेंगे तो हम लोग का पर यूनिट जो कॉस्ट होगा वो नीचे चला जाएगा। उस कारण से क्या होगा, हम लोग का एवरेज कॉस्ट भी नीचे चला जाएगा। आपका फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगर टेक्नोलॉजी में डेवलप हो जाता है जिस कारण से हम लोग कम सामान में, कम रॉ मटेरियल में ज़्यादा सामान का बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उस कारण से भी मेरा एवरेज कॉस्ट नीचे चला जाएगा। तो इस कारण से हम लोग कहते हैं कि एवरेज कॉस्ट हम लोगों का यू शेप का होता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण। अब पॉइंट्स क्या क्या है हम लोगों को याद कर रखने के लिए, इसमें AC एंड ABC कर्व्स आर यू शेप। हम लोग देख चुके हैं कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों यू शेप का होता है, लेकिन हम लोगों का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा वो यू शेप का नहीं होगा। फिर है MC कट्स बोथ AC एंड ABC कर्व एट देयर मिनिमम। हम लोग देख चुके हैं ग्राफ में पहले कि दोनों को उसके मिनिमम पे काटता है। फिर थर्ड पॉइंट है एट द मिनिमम ऑफ AC कर्व इम्पैक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ड्यू टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ राइज इन कॉस्ट ड्यू टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल। यहाँ पर क्या होता है, जब लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट का जब फॉलो होता है लॉ, तब वहाँ पर हम लोग का जो प्राइस गिर रहा है, जो कॉस्ट गिर रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कारण, और जो कॉस्ट बढ़ रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कारण, वो दोनों हम लोगों का यहाँ पर इक्वल हो जाता है। फोर्थ है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ए कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये शॉर्ट रन का कंसेप्ट है क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों यहाँ पर होता है। और फिफ्थ है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज एन एडवांटेज ऑफ डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट। ये मेन पॉइंट है, डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट विच फर्म रिसीव्स ड्यू टू इंक्रीज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जब भी हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ एक एडवांटेज आता है, तो वो एडवांटेज जो एवरेज कॉस्ट के नीचे गिरने के रूप में आता है उसको हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। थैंक यू।